नमस्कार सभी को। मेरा नाम है गणेश। स्वागत है आप सभी का तेज सिविल के करंट अफेयर चैनल पर। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रेगुलरली आपकी जो पढ़ाई है वो कर रहे होंगे। इस सेशन में हम 16 जुलाई की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड जो 5 एमसीक्यूज़ है उन्हें देखेंगे। इस सेशन की जो पीडीएफ है आपको वो तेज सिविल के ऐप पर मिल जाएगी और इसके अलावा जो तेज सिविल का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी अवेलेबल मिल जाएगी। इसके अलावा तेज सिविल की टीम द्वारा जून 2025 की करंट अफेयर की मैगजीन हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन मार्टिन लूथर किंग के एक अच्छे से कोटेशन के साथ। कोटेशन क्या कहता है कि टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, विश्वास के साथ पहला कदम उठाओ। यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, तुम्हें पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, बस पहला कदम उठाओ। उसी तरह आपको अभी से पहला और छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि जब लास्ट में आपको नोटिफिकेशन आ जाए, एग्जाम आपका नजदीक आए, तब आपको एक साथ सब चीजें ना पढ़नी पड़े। तो इस कोटेशन को अपनी लाइफ में भी उतारो और जो क्लासेस तेज सिविल की टीम द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है उन्हें रेगुलरली देखिए। चलिए बढ़ते आगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपन 15 जुलाई की जो न्यूज़ थी उन्हें वापस रिवाइज करते हैं। क्या देखा था अपन ने 15 जुलाई को? पहली न्यूज़ अपन ने देखी थी कि भारत ने 2025 में ऑस्ट्रेलिया में तालिस्मान सेबर अभ्यास में शामिल हुआ। भारत जो है तालिस्मान सेबर एक्सरसाइज है उसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया और ये पहली बार है कि भारत ने इस अभ्यास में भाग लिया है। अगर इस अभ्यास की बात करें तो ये 2005 में शुरू हुआ था। अपन ने देखा था ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच में। ये किस प्रकार का अभ्यास है? ये बाईएनियल अभ्यास है, यानी कि द्विवार्षिक मिलिट्री अभ्यास है। और इस वर्ष इस अभ्यास में टोटल 19 देशों ने भाग लिया था। जब शुरू हुआ था तब ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच में हुआ था। नेक्स्ट न्यूज अपन ने देखी थी भारत और सऊदी अरब के बीच में पंचवर्षीय डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक आपूर्ति का समझौता हुआ, एमओयू। ठीक है, और फिर अपन ने देखा था कि जो सऊदी अरब है उसकी मेयादेन नाम की एक कंपनी है और भारत की सामने 3 कंपनीज थी। कौन कौन सी थी? अपन ने देखा था इंडिया पोटास लिमिटेड, है ना, इंडिया पोटास लिमिटेड। इसके अलावा अपन ने क्या देखा था कि कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, सहकारी लिमिटेड कृषक भारती। और तीसरी अपन ने देखी थी कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। ये 3 कंपनी देखी थी। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर पूछे तो, कि कौन सी कंपनीज जो है उन्होंने समझौता किया, या फिर पूछा जाएगा कि भारत ने कौन से देश के साथ किया। नेक्स्ट न्यूज अपन ने देखा संचार मित्र योजना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार मंत्रालय, उसके द्वारा शुरू की गई थी असम में बीएसएनएल भवन में। और जिसके अंतर्गत अपन ने देखा था कि जो वॉलेंटियर स्टूडेंट हो गए उनको संचार मित्र बनाया जाएगा और वो जो है बाकी लोगों को डिजिटल लिटरेसी या फिर डिजिटल नॉलेज के बारे में जागरूक करेंगे। फिर अपन ने देखा था लीला अबू लेला ने जीता पेन पिंटर पुरस्कार। कहाँ की थी ये? अपन ने देखा था सूडान स्कॉटिश। क्या नाम है? लीला अबू लेला। कौन सा पुरस्कार? पेन पिंटर पुरस्कार। ये एक लेखिका है। और लास्ट न्यूज अपन ने कल देखी थी कि मिस राजस्थान 2025 के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में इसका आयोजन हुआ है। किसने जीता? क्या नाम था उनका? उनका नाम है ट्विंकल पुरोहित। ट्विंकल पुरोहित, तो ये नाम ध्यान में रखना। कौन सा पुरस्कार? मिस राजस्थान। रनर अप कौन रही थी? रनर अप रही थी मीनाक्षी चापोला। तो ये हुआ कल की क्लास का रिवीजन। अब बढ़ते हैं अपने आज की क्लास के पहली न्यूज की ओर। पहली न्यूज क्या है? पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया? Who was honored with 2025 UN Population Award in the individual category? व्यक्तिगत श्रेणी, ये ध्यान में रखना।
जगदीश जगी वासुदेव, वर्षा देशपांडे, कुमार मंगलम बिरला या पायल कपाड़िया? इसका आंसर है वर्षा देशपांडे। अगर मैं जगदीश जगी वासुदेव के बारे में बात करूं, इनको किस नाम से जाना जाता है? सदगुरु के नाम से। आप सबने इनके बारे में सुना होगा, देखा होगा। सदगुरु सदगुरु को मई 2025 में कनाडा के द्वारा एक ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार दिया गया था। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसके द्वारा? कनाडा द्वारा, कनाडा देश द्वारा। किसे दिया गया? जगदीश जग्गी वासुदेव को। कुमार मंगलम बिरला, तो कुमार मंगलम बिरला के बारे में अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि उन्हें जो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है उसमें नियुक्त किया गया है। लेकिन उससे पहले जून की न्यूज है, जून में जो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है इसके द्वारा कुमार मंगलम बिरला को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया था। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ये क्या था? ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर, जो कि जग्गी वासुदेव को कनाडा ने दिया था। कुमार मंगलम बिरला को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक फोरम ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 दिया। इसके अलावा अगर पायल कपाड़िया की बात करें तो पायल कपाड़िया को फ्रांस का एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कला श्रेणी में वो दिया गया। किससे? पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया कौन है? तो ये भारत की एक फिल्म निर्माता है। अगर कुछ और चीजें अगर मैं पायल कपाड़िया के बारे में बताऊं तो पिछले साल 2024 में जो केन्स फिल्म फेस्टिवल हुआ था, केन्स फिल्म फेस्टिवल में इनकी मूवी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट को ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार मिला था 2024 के केन्स फिल्म फेस्टिवल में। किसकी मूवी है ये? पायल कपाड़िया। चलिए देखते हैं अपनी न्यूज को। न्यूज है, जुलाई 2025 में महाराष्ट्र भारत की प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे, क्या है ये? रिनोव्ड वुमन राइट एक्टिविस्ट, महिला अधिकार कार्यकर्ता, नाम क्या है? वर्षा देशपांडे। इनको व्यक्तिगत श्रेणी में, इंडिविजुअल कैटेगरी में 2025 का यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सम्मान प्राप्त करने वाली ये केवल तीसरी भारतीय है। इससे पहले इंदिरा गांधी को 1983 में, जेआरडी टाटा को 1992 में मिला था ये। अगर वर्षा देशपांडे के बारे में कुछ और जाने तो इनके द्वारा दलित महिला विकास मंडल की स्थापना की गई थी और इनका जो कार्य है वो भारत में इन्होंने ज्यादातर लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वेलिटी को बढ़ावा देने के लिए किया है। अगर मैं यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2025 के इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी यानी कि संस्थागत श्रेणी की बात करूं कि संस्थागत श्रेणी में किसे पुरस्कार मिला, तो ये मिला इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंस स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंस स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। इन्हें जो है, इस संस्थान को जो है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में मिला और व्यक्तिगत कैटेगरी में मिला वर्षा देशपांडे जो कि भारत की है। 1927 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन की। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में विंबलडन चैंपियनशिप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विंबलडन चैंपियनशिप 2025। स्पेन के कार्लोस एल्कारेज ने विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीता। स्पेन कार्लोस एल्कारेज वॉन द विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल। पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने विंबलडन महिला एकल खिताब जीता। पोलैंड ईगा स्वियातेक वॉन विंबलडन वुमेन सिंगल टाइटल। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है केवल 2। चलिए देखते हैं न्यूज को। विंबलडन चैंपियनशिप का 138वां संस्करण था, ये 138th एडिशन था और ये क्या है? टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। इसका आयोजन 30 जून से 13 जुलाई 2025 तक हुआ। कहां पर? तो ये लंदन में ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रॉकेट क्लब, ये एक मैदान है, उस मैदान में किया गया इसका आयोजन ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रॉकेट क्लब और इसके साथ अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ के सहयोग से किया जाता है। अगर मैं पुरस्कार की बात करूं कि कौन विनर्स थे, तो पुरुष एकल वर्ग यानी कि मेन सिंगल टाइटल में इटली के यानिक सिनर या फिर जेनिक सिनर को ये पुरस्कार मिला।
या वो विनर रहे मेन सिंगल टाइटल के, और ये इनका पहला विंबलडन पुरुष एकल खिताब था। इन्होंने किसे हराया? तो स्पेन के जो कार्लोस एल्कारेज है इनको हराया। और इटली से ये खिताब जीतने वाले पहले पुरुष बने हैं। क्या नाम है? जेनिक सिनर। अगर महिला एकल वर्ग की बात करें, वुमेन सिंगल टाइटल की, तो पोलैंड की जो ईगा स्वातिक है उन्होंने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। उन्होंने किसे हराया? तो यूएसए की अमांडा एनिसीमोवा को हराया। और ईगा स्वेतिक भी विंबलडन जीतने वाली पहली महिला पोलिश खिलाड़ी है, पोलैंड की पहली खिलाड़ी है। अगर अपन पुरुष युगल या फिर मेंस डबल की बात करें तो कौन विजेता रहे? जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपुल। अगर वुमेन्स डबल की बात करें, महिला युगल की, तो वेरोनिका कुदरमेतोवा जो कि रूस से है, और एलिस मर्टेंस जो कि बेल्जियम से है, ये विनर रही। और मिश्रित युगल की बात करें तो कातेरिना सिनियाकोवा जो कि चेक गणराज्य वहां से है, और सैम वर्बिक जो कि नीदरलैंड से है, ये विजेता रहे। ठीक है। अगर विंबलडन की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये टेनिस का सबसे पुराना जो है टूर्नामेंट है। अगर मैं मोस्ट विंबलडन टाइटल्स की बात करूं कि सबसे ज्यादा विंबलडन टाइटल्स अब तक हिस्ट्री में कौन जीता है, तो मेन सिंगल कैटेगरी में कौन जीता है? रॉजर फेडरर। कितने? 8 खिताब। और वुमेन सिंगल कैटेगरी में कौन जीता है महिला वर्ग में? तो मार्टिना नेवरातिलोवा, इन्होंने 9 खिताब जीते। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामाता संयुक्त समुद्र अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने किस देश की तटरक्षक बल के साथ मिलकर किया? जामाता जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड इन कोलैब विद विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड? यूएसए, जापान, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है जापान। चलिए देखते हैं न्यूज को। ये आप देख सकते हो कि भारतीय तटरक्षक बल ने और जापान तटरक्षक बल ने जामाता नामक एक संयुक्त समुद्री जो कि एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है उसका आयोजन किया। आयोजन कहां पर हुआ? चेन्नई, तमिलनाडु में। जामाता का नाम, इस नाम का अर्थ क्या है? ये जापानीज वाक्यांश है जिसका अर्थ है फिर मिलेंगे, सी यू लेटर। और अभ्यास का अगर उद्देश्य की बात करें तो क्या है? ऑपरेशनल साइनर्जी, यानी कि परिचालन तालमेल बनाना दोनों जो कोस्ट गार्ड है जापान और इंडिया की, इन दोनों के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां पर इसका आयोजन हुआ और कौन से 2 देशों के बीच में हुआ। इसके अलावा अगर अपन कुछ और अभ्यासों की बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की कुछ अभ्यासों की बात करें तो ऑस्ट्रो इंडेक्स नाम का एक अभ्यास होता है जो कि नौसेना अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है। क्या नाम है? ऑस इंडेक्स। इसके अलावा ऑस ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रा हिंद ये अभ्यास होता है। ये किस प्रकार का है? ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है पिच ब्लैक। क्या नाम है? पिच ब्लैक। और ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। कौन कौन से 3 एक्सरसाइज? ऑस इंडेक्स, ऑस्ट्रा हिंद और पिच ब्लैक। अगर मैं इंडिया और यूएस के बीच में कुछ एक्सरसाइज की बात करूं तो इंडिया और यूएस के बीच में कौन कौन सा एक्सरसाइज है? युद्ध अभ्यास आर्मी एक्सरसाइज है। वज्र प्रहार ये भी एक आर्मी एक्सरसाइज है, आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के बीच में होती है। इसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज होती है कोऑर्डिनेशन के साथ में, जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया होती है शामिल। क्या नाम है? मालाबार एक्सरसाइज। इसके अलावा रिसेंटली एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हुई थी, अभ्यास हुआ था इंडिया और यूएसए के बीच में, जिसका नाम है टाइगर क्लॉ। ये एयरफोर्स एक्सरसाइज थी और ये पहली बार हुई थी। क्या नाम है? टाइगर क्लॉ।
इसके अलावा अगर मैं इंडिया और फ्रांस के बीच में कुछ एक्सरसाइज की बात करूं, अभ्यास की बात करूं, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं, अभ्यास होते हैं? शक्ति, जो कि आर्मी एक्सरसाइज है, वरुण, जो कि नेवी एक्सरसाइज है, नेवल की है, नौसेना की, और गरुड़ा, जो कि एयरफोर्स एक्सरसाइज है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इंडिया और यूके के बीच में कुछ अभ्यासों की बात करूं, तो इनके बीच में एक होता है पैसेक्स, जो कि नेवल एक्सरसाइज है, नौसेना की, पैसेक्स। इसके बीच में इंडिया और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच में। अजय वॉरियर, अजय वॉरियर किसके बीच में? आर्मी के बीच में होती है, इंडिया और यूके की। कोंकण एक्सरसाइज, एक कोंकण एक्सरसाइज होती है इंडिया यूके के बीच में, ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है। इसके अलावा इंद्रधनुष एक्सरसाइज होती है, जो कि एयरफोर्स एक्सरसाइज है। तो ये सारी एक्सरसाइज आपको पता होनी चाहिए, जो कि रिसेंटली ही कंडक्ट हुई थी। यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कल एक क्वेश्चन पूछा था कि मित्र शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? किन दो देशों के बीच में होता है? इंडिया और हमारा पड़ोसी जो है श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक आर्मी एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है मित्र शक्ति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से युक्त अस्त्र BVR-AAM मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय वायुसेना के साथ किस रक्षा संगठन ने किया? Which defense organization along with Indian Air Force conducted the successful test of Astra Beyond Visual Range Air-to-Air Missile with an indigenous radio frequency seeker in July 2025? भारत डायनेमिक लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है DRDO। अगर मैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की बात करूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी ना कभी ये पूछ लिया जाता है कि स्थापना कब हुई थी इस संगठन की, जो न्यूज में होती है, या फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर इसका जो मोटो है वो क्या है। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1970 में। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। DRDO की बात करें, DRDO का गठन हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में नई दिल्ली में। और इसका जो मोटो है वो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम। अगर मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करूं, तो इसकी स्थापना हुई थी 1940 में, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और इसरो की बात करें, इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में, 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और इसके मोटो की बात करें तो क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, देखते हैं अब अपनी न्यूज को। DRDO और भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने स्वदेशी RF सीकर के साथ अस्त्र BVR-AAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अगर अपन टेस्ट के ओवरव्यू को देखें तो आयोजक कौन थे? DRDO और इंडियन एयरफोर्स। जैसा कि अभी अपन ने बात की कि किन दो संस्थानों के बीच में जो है ये परीक्षण किया गया था, किन दो संस्थानों ने मिलकर ये परीक्षण किया, तो DRDO और DRDO के साथ में इंडियन एयरफोर्स द्वारा। कहां पर किया गया था? तो ये किया गया था एकीकृत परीक्षण रेंज, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चांदीपुर, बालासोर, ओडिशा में। ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो कि ओडिशा में, वहां पर इसका परीक्षण हुआ था। किसके माध्यम से किया गया? कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया था इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए?
तो सुखोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट, सुखोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था। किस प्रकार की मिसाइल है? तो अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, यानी कि एयर टू एयर, सरफेस टू एयर नहीं है, एयर टू एयर, ठीक है। और इसमें स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर जो है लगा हुआ है। क्या है ये स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर? इसका मतलब ये है, ये किसी भी टारगेट का रेडियो फ्रीक्वेंसी को पकड़ के उसको उसके ऊपर निशाना अपने आप लगा सकता है, ठीक है। अगर मैं परफॉर्मेंस डिटेल्स की बात करूं तो दो अस्त्र मिसाइलों को अलग अलग युद्ध परिस्थितियों में लॉन्च किया गया था और दोनों मिसाइलों ने लक्ष्य को सटीकता से निशाना बनाया। अगर मैं आरएफ यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर के बारे में बात करूं तो इसको किसने बनाया था, विकसित किया? डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित है जो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर की बात कर रहे हैं अपन। इसमें स्वायत्त लक्ष्य ट्रैकिंग, ऑटोनोमस टारगेट ट्रैकिंग का जो है टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसमें फायर करके फॉरगेट यानी कि भूल जाने वाली तकनीक भी इसमें शामिल है। यानी कि आप फायर कर लो फिर भूल जाओ, और अगर टारगेट यहां वहां हिलता है तो ये जो मिसाइल है ये अपने आप उसको ऑटोनॉमस तरीके से टारगेट को ट्रैक करके उसको निशाना साधेगी। और ये जो मिसाइल की सटीकता है, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को बढ़ाता है, जो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर की बात कर रहे हैं अपन। अब अगर अपन अस्त्र DVRAAM के बारे में बात करें तो इसका विकास किसने किया था? डीआरडीओ के रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी द्वारा, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया, डेवलप किया गया। और DRDL के साथ में कौन थे? तो 50 से अधिक सार्वजनिक और निजी संस्थान, जिसमें से हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड भी शामिल है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा, निर्माण कौन करेगा, आगे प्रोडक्शन कौन करेगा? तो इसका प्रोडक्शन करेगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। और वर्तमान में ये जो सुखोई 30 MK1 है उसमें उसके साथ ये अटैच की गई है ये मिसाइल, और भविष्य में ये तेजस मार्क 1, MiG-29 और राफेल फाइटर जेट के साथ में भी इसको अटैच किया जाएगा। किसको? अस्त्र जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है इसको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर कहां विकसित किया गया? Where is North India's first green hydrogen innovation cluster being developed? IIT रोपड़ पंजाब, IIT दिल्ली न्यू दिल्ली, IIT जोधपुर राजस्थान या IIT कानपुर उत्तर प्रदेश? इसका आंसर है IIT जोधपुर राजस्थान। अगर मैं IIT रोपड़ की बात करूं कि इसको कब स्थापित किया, कब इसका गठन हुआ था? 2008 में इसका गठन किया गया था। अगर मैं न्यू दिल्ली की बात करूं, IIT दिल्ली की, इसका गठन हुआ था 1961 में। IIT जोधपुर की बात करें तो IIT जोधपुर का गठन हुआ था 2008 में। और IIT जोधपुर के अभी डायरेक्टर कौन है? कौन है डायरेक्टर अभी? डायरेक्टर है अविनाश कुमार अग्रवाल। अविनाश कुमार अग्रवाल। ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अभी IIT जोधपुर अगर न्यूज में है तो वहां से वो सीधा पूछ लेंगे कि IIT जोधपुर के डायरेक्टर कौन है, या फिर 2-3 IITs के बारे में दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनका गठन कब किया गया था। तो इसलिए ये सारे फैक्ट अपन को ध्यान होने चाहिए। अगर मैं IIT कानपुर के बारे में बात करूं तो IIT कानपुर का गठन हुआ था 1959 में, 1959 में, ठीक है। अब देखते हैं न्यूज को। जोधपुर राजस्थान उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब, नॉर्थ इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब बनेगा। और ये जो क्लस्टर है, हब है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा और IIT जोधपुर में इसको जो है डेवलप किया जाएगा। अगर इस प्रोजेक्ट की पूरी लागत के बारे में बात करें तो 205 करोड़ रुपए है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो लगभग प्रति वर्ष ये 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। अगर प्रति किलोग्राम में कॉस्ट की बात करूं ग्रीन हाइड्रोजन की तो $1 से $3 के बीच में होगी। अगर ग्रीन हाइड्रोजन या फिर हरित हाइड्रोजन के निर्माण में कुछ अगर प्रमुख कच्चे माल की बात करें कि कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाएगा, तो इसे अपशिष्ट जल यानी कि वेस्ट वाटर, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी और बायोमास के माध्यम से इसको जो है प्रोड्यूस किया जाएगा।
ठीक है, तो ये थी न्यूज। इसके अलावा अपन ने जून में एक और न्यूज देखी थी। जून में एक न्यूज देखी थी अपन ने, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि भारत का पहला हाइड्रोजन चलित बसेस, यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस कहां से शुरू की गई। ये आपके लिए क्वेश्चन है, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस कहां शुरू की गई भारत में, और ये पहली थी, फर्स्ट बस थी भारत में जो कि हाइड्रोजन फ्यूल से शुरू की गई थी। तो ये आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है कि भारत में सबसे पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस कहां से शुरू की गई। तो ये थी आज की न्यूज, 5 इंपॉर्टेंट न्यूज और उससे रिलेटेड 5 एमसीक्यूज। आशा करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं करंट अफेयर के नेक्स्ट सेशन में।